कई बार ऐसा होता है कि लोग मुझसे पूछ लेते हैं कि तू लड़कों की तरह क्यों रहती है, तेरे बाल छोटे क्यों हैं, तेरी चाल ऐसी क्यों है, मर्दाना जिसे कहते हैं। एक 12 साल का बच्चा क्या जानता है कि लड़के की तरह होना क्या होता है। एक 12 साल का बच्चा क्या जानता है कि स्कर्ट में उसे अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा। फिर फाइनली उनको बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है, मैं सांस नहीं ले पाती, मैं काम नहीं कर पाती, शायद जिया नहीं जा रहा। मेरी जिंदगी लल्लन टाप थी, लल्लन टाप है और लल्लन टाप रहेगी। और सुन लो जाने मन, सीखिए स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत कुछ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। आज ही जोश स्किल्स ऐप पर अपने मनपसंद कोर्स को शुरू करिए। डाउनलोड द ऐप टुडे। आप मुझे यहाँ देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि मैं कौन हूँ? जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपकी शक्ल, आपकी सूरत, आपके हाव भाव देख के मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। आपने पहले ही मुझे बहुत सारे नाम दे दिए हैं। खैर, मुझसे मेरा जेंडर मत पूछिए, क्योंकि इन सब से बेहतर, इन सब से ऊपर जब मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया है, मुझे 20 साल लगे अपने आप को एक्सेप्ट करने में। मैं एक जाट परिवार से हूँ और जब जाट आप सुनते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि आपको समझ में आता है कट्टरपन, रूढ़िवादी, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस और ख़ासकर लड़कियों को घर में रखना। खैर, मुझे नहीं पता कि मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखूँ या नहीं, क्योंकि मैं खुद एक जाट परिवार से हूँ। वहाँ ऐसा था, लेकिन हाँ, जो समाज के थोपे गए दायरे और ढर्रे होते हैं ना, शायद उसी में शामिल मेरा परिवार भी था। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, आपकी लड़की ऐसे बोलती है, आपकी लड़की ऐसे रहती है, ऐसे कपड़े पहनती है, ये सारी चीज़ें बहुत दिल और दिमाग पे असर कर रही थी। लेकिन मुझे अपनी रूह के मुताबिक अपने शरीर को ढालना था। 20 साल जब मैं कहती हूँ कि मुझे अपने आप को जानने में 20 साल लगे, तो उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है और वो कहानी एक छोटी सी रील में बयान नहीं की जा सकती। आप ये समझिए ना, हम सब एक स्टडी करते हैं जिंदगी भर, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट्स में, ट्यूशंस में या फिर होम ट्यूशंस में। मैंने और मेरी तरह हजारों लोगों ने 2 स्टडी किया। एक आप ही की तरह इंस्टीट्यूट में, जिसके कागजात या आप कहें दस्तावेज मुझे मिले हैं, डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट्स, रिजल्ट्स। दूसरी पढ़ाई खुद को पहचानने की, और यकीन मानिए ये पढ़ाई बहुत लंबी चली। इसमें मैं कई बार फेल हुई, कई बार, लेकिन पास होने का जो दिन था ना, वो बहुत कम आया। और कई बार उस पास होने को मैंने नकार दिया, क्योंकि मुझे संभालने वाला कोई नहीं था, कोई मुझे मैं की तरह गले लगाने वाला नहीं था। मैं शुरुआत करूं अपने आप को जानने और पहचानने से, तो अक्सर लोग कहते हैं कि आज भी कई बार ऐसा होता है कि लोग मुझसे पूछ लेते हैं कि तू लड़कों की तरह क्यों रहती है, तेरे बाल छोटे क्यों हैं, तेरी चाल ऐसी क्यों है, मर्दाना जिसे कहते हैं। एक मिनट, मुझे इससे कोफ्त है, बेहद कोफ्त है। ये लड़कों की तरह क्या होता है, ये लड़कियों की तरह क्या होता है? कभी इसकी स्टडी कहीं कराई जाती है, किसी कोर्स में, किसी किताब में, किसी यूनिवर्सिटी में? ये हम ही हैं जो हम बताते हैं कि ये लड़के की तरह होता है और ये लड़के की तरह होता है। दोस्त, मैं लड़के की तरह नहीं रहती, मैं अपनी तरह रहती हूँ। आप खुद सोचिए, मुझे अच्छे से वो दिन याद है, मेरे भाई का बर्थडे होता था। लड़के का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता था। मैं अपने परिवार और अपने समाज की बात कर रही हूँ, जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे भाई का बर्थडे होता था, अच्छे से पार्टी होती थी, लोगों को बुलाया जाता था, कम से कम 20 से 30 परिवारों का खाना होता था, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, खुशी मनाते थे, सेलिब्रेट करते थे। कभी इस बात से मुझे खौफ नहीं रही। लेकिन हाँ, जब भाई का बर्थडे होता था ना, तो उसके लिए शर्ट और पैंट 2 नए जोड़ी सिल के आते थे। और लड़कियों के लिए, हम 3 बहनें हैं, 1 भाई है, और लड़कियों के लिए या तो फ्रॉक आती थी, या स्कर्ट आती थी, या सलवार सूट आते थे। मुझे अच्छे से याद है, ये इंसिडेंट है तब शायद मैं 10 से 12 साल की रही होंगी। और इसमें कुछ मेरी माँ ने भी मुझे बताया जब मैंने उनसे खुल के पूछा। तो जो मुझे याद है वो ये कि मैं हमेशा अपनी माँ से जिद करती थी कि मुझे ये कपड़े नहीं पहनने, मुझे ये कपड़े पहनने हैं जो भाई के लिए आए हैं, शर्ट और पैंट। आप खुद सोचिए कि मुझे आप बोलते हैं कि मैं लड़के की तरह क्यों रहती हूँ। एक 12 साल का बच्चा क्या जानता है कि लड़के की तरह होना क्या होता है? एक 12 साल का बच्चा क्या जानता है कि स्कर्ट में उसे अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा? एक 12 साल का बच्चा क्या जानता है कि उसे पैंट पहनना है, बेल्ट लगानी है, शर्ट पहननी है और कॉलर खड़ा रखना है?
क्या मुझे 12 साल में ये समझ थी कि मैं लड़के की तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ, जो आप मुझ पे थोपते हैं, जो मेरा समाज मुझ पे थोपता है? नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं जब रात होती थी तो अलमारी से भाई की शर्ट निकाल के पहन लेती थी। एक बार ऐसा ही हुआ, बाहर बच्चे घूम रहे थे और भाई की नई शर्ट आई थी, तो भाई ने वो पहन के देखी। मैं उसे दूर से देख रही थी, उस वक्त कह नहीं सकती थी क्योंकि मुझे पता है कि डांट पड़ेगी। तो भाई के जाने के बाद मैंने चुपचाप वो शर्ट निकाल के पहन ली, एंड वो फील अलग होता है, राइट? मतलब अब शायद मैं शब्दों में उसको बयां कर सकूं, उस वक्त हमारे पास शब्द नहीं होते थे, लेकिन फील तो मैं, आई कैन फील इट नाउ। तो जब मैंने वो शर्ट पहनी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे उसके बटन लगाए, कॉलर को ऐसे किया और भाई की जीन्स पहन ली, और अपने आप में इतराने वाला जो चीज़ होती है कि हाँ ये अब मेरी मनपसंद चीज़ है जो मुझे मिल गई। माँ आई, माँ ने देख लिया कि मैंने शर्ट पहनी हुई है, और मैं उस वक्त शायद 10-11-12 साल की रही होंगी, 11 साल की। माँ आई, माँ ने देखा कि मैंने शर्ट पहनी हुई है, माँ ने वो शर्ट उतार दी, मुझे डांटा, मारा नहीं, मुझे डांटा, बहुत सुनाया, और उसी वक्त वो शर्ट मेरे सामने कैंची से फाड़ दी। और फाड़ते फाड़ते वो कुछ बुदबुदा रही थी, शर्म नहीं आती है, लड़की है, कितनी बार कहा है शर्ट मत पहना कर, और भाई की शर्ट है, और तेरे पास तेरे कपड़े हैं, स्कर्ट है और फ्रॉक है, सलवार सूट है, वो पहना कर, ये सब बोलती जा रही थी। मैं उनको देख रही थी, तो उस वक्त देखना ही सिर्फ एक ऑप्शन था। आवाज उठा नहीं सकती थी क्योंकि उस वक्त ये सब समझ में आता नहीं था। विरोध करना भी बहुत बड़ी चीज होती थी, क्योंकि बच्चे होते हैं, उनको जो सिखाया जाता है वो उसी में पनपने लगते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो वो अपनी रूह को नहीं छोड़ते। मैं ये सब देख रही थी लेकिन उनको कुछ भी नहीं बोल पाई, और इस हादसे ने मेरे दिल और दिमाग पर इतना असर किया कि मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि मैं फिर से भाई की शर्ट पहनूं। बस उसे अलमारी में देख के उसे टच करती थी, उसे ऐसे हटा के या निकाल के ऐसे ऐसे लगा लेती थी। ये चीजें ऐसी होती है जब बहुत वक्त तक आपके दिल पे, आपके दिमाग पे असर करते हैं। जिंदगी की जद्दोजहद में एक दिन मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अब मुझे माँ से बात करनी है, मुझे बताना है। तो एक दिन शायद वो दिन इसी के लिए मुकर्रर हुआ हो। मैं घर पे थी, सोफे पे बैठी हुई थी, सत्यमेव जयते का एपिसोड देख रही थी, जिसमें जो LGBTQ वाला एपिसोड आया था, उसको लैपटॉप पे देख रही थी। अचानक से माँ आई अपने खाने की प्लेट लेके, और वो मेरे पास बैठ गई और वो लैपटॉप की तरफ देख रही थी खाना खाते हुए। वो समझने की कोशिश कर रही थी ये क्या है। तो अचानक से माँ ने बस इतना कहा कि अच्छा ये लड़का थी, अब ये लड़की बन गई है। मैंने मुस्कुरा के माँ की तरफ देखा और उनसे कहा कि आप समझते हो ये चीज़ें? कि नहीं तू समझा। पहले मैंने कम से कम 30 मिनट्स का जो स्पेशल मुझे दिखाना था उनको एपिसोड दिखाया, और सिर्फ एक बात कही, माँ ये मैं हूँ। तो बोलते तू क्या है? मुझे पता था कि माँ नहीं समझती गे की डेफिनेशन क्या है, गे होना क्या है, लेकिन फिर भी मैंने उनसे कहा माँ मैं गे हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक से समझा, मैं समझी नहीं। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि माँ अगर आप कभी मुझसे ये पूछो कि क्या तुझे शादी करनी है, तो मैं आपसे कहूंगी कि हाँ मुझे शादी करनी है, लेकिन एक लड़के से नहीं, एक लड़की से करनी है। अगर आप मुझे ये पूछो कि क्या मेरा अफेयर है, तो हाँ मैं तुमसे कहूंगी कि मेरे 3 अफेयर हो चुके हैं, लड़के से नहीं लड़की से। मेरी जो पसंद है वो लड़की के लिए है। एक लड़के का शरीर मुझे इतना आकर्षित नहीं करता जितना एक लड़की का शरीर करता है, या एक लड़की की आवाज, या लड़की की बातें, या लड़की का झुमका पहनना, या उसका बिंदी पहनना, या फिर उसका इंडियन वियर पहनना। माँ ने खाना छोड़ दिया और वो बस मुझे देखे जा रही थी। और मैंने कहा कि माँ, मैं ये कहते हुए रो रही थी, मेरी आंखों में आंसू थे, और माँ बस मुझे देखे जा रही थी। और मैंने कहा कि माँ अगर आप मुझसे कभी लड़के से शादी करने के लिए कहेंगी तो उसके 2 ही परिणाम होंगे, या तो ये कि हमारा डाइवोर्स हो जाएगा, या फिर मैं सुसाइड कर लूँ, इसलिए मुझे कभी शादी के लिए मत कहना। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तो तू किसी गे से शादी कर ले ना। उनका जवाब ये था कि ठीक है, तो तू किसी गे से शादी कर ले। ओके, और गे से मतलब किसी लड़के से शादी कर ले जो खुद गे हो। मैंने कहा नहीं मम्मी आप समझे नहीं, मैं लड़की की ही बात कर रही हूँ, मैं लड़के की बात नहीं कर रही। तो बोलते अच्छा ठीक है, तू जो भी है बस अपने आप को परेशान मत करियो, अपने आप को कभी तकलीफ मत दियो, मैं बस इतना चाहती हूँ, तुझे जो करना है तू वो कर। वो दिन मेरी जिंदगी का ऐसा दिन था जब मैंने ये समझा और सोचा कि आप अगर अपने परिवार से शुरुआत करते हो अपने आप को अपनाए जाने की, तो दुनिया की फिक्र बेहद कम हो जाती है।
जॉब की अगर बात करूं, जॉब की शुरुआत हुई, डिस्क्रिमिनेशन की बात करूं, बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ। अगर आप सोचते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब सिर्फ यही है कि कोई सामने से आपको गाली दे, आपको छेड़े, आपको आपके जैसा होने पर सवाल उठाए, सिर्फ यही डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है, तो आप गलत हैं। आपको थोड़ा सा बदलाव करना होगा। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये भी होता है कि चार नजरें जो आपको अच्छे से जानती हैं फिर भी आप पे सवाल उठाते हुए आपकी तरफ घूरती हैं, आपको अपने जैसा होने पर यकीन डगमगाने का भ्रम पैदा कर देती हैं। डिस्क्रिमिनेशन जैसे कि आप जो हो वो गलत हो, उस समाज की नजरों में जिसे हमसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी ज्यादती जिंदगी में चहल पहल करनी है, घुसना है, सामने वाले को यह महसूस करा देना है कि तुम गलत हो। जब मैं जॉब में आई, आई वॉज इन मीडिया फॉर 5-6 years, 6 साल तक मैंने मीडिया में काम किया, अलग अलग न्यूज चैनल्स में। यहां से मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन मुझे मिला, अपनाया जाना, जो वहां नहीं था। पूरा स्टाफ होता था, कैंटीन में हम लोग खाना खाने के लिए जाते थे, सिर्फ मैं एक ऐसी अकेली इंसान होती थी जो एक अलग चेयर पर बैठी हुई होती थी, और लोग उस चेयर को साइड में मुझे साइड से करके अलग चले जाते थे और साथ में खाना खाते थे, बैठते थे, चाय पीते थे, बात करते थे। डिस्क्रिमिनेशन इस हद तक का होता है, इस लेवल तक का होता है कि आप ना सिर्फ अपने आप पे सवाल उठाते हैं, बल्कि शायद आप जिंदगी के उस सबसे बड़े पहलू को छोड़ने का डिसीजन ले लेते हैं जो शायद आपकी रोजी रोटी चलाता है, जो शायद आपके खर्चे चलाता है, जो शायद आपकी जिंदगी चलाता है। और ऐसा डिसीजन एक मैंने भी लिया जब मैं मीडिया में थी, और डिस्क्रिमिनेशन इस हद तक हुआ कि मेरी शिफ्ट नाइट कर दी गई। एक हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक मेरी रिलीवर तक नहीं आती थी। मुझे एक ही सीट पे 8-8 घंटे बैठना होता था, क्योंकि वो मुझे उस तरीके से, उस नज़र से नहीं देखते थे। उन्हें मेरा अलग होना इतना गलत लगता था कि मेरे जो सीनियर लोग होते थे, जो शिफ्ट चेंज करते थे, जो ऑफिस में होते थे, जो कामकाज देखते थे, जो स्क्रिप्टिंग में हेरा फेरिया, अदला बदलिया ये सब करते थे, उनको मेरा अलग होना बहुत खलता था। छोटी छोटी चीज़ें हुई, जैसे कैंटीन का वाकया मैंने आपको बताया। मैं अलग बैठी होती थी और सारे लोग एक तरफ जाके खाना खाते थे। मैं रोती थी, अपने आप से सवाल करती थी। ये सब होता गया 2 महीने, 3 महीने, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अपने आप को पसंद करने की लेकिन कोई लिमिट नहीं होती, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। उस दिन मैं ऑफिस में फेंट हो गई काम करते करते। लोगों का जमावड़ा था। मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन के पास गई और उनको फाइनली मैंने बताया, पहले मेल से बताया जिसका कोई जवाब नहीं आया, फिर फाइनली उनको बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है, मैं सांस नहीं ले पाती, मैं काम नहीं कर पाती, शायद जिया नहीं जा रहा। मैं कैसे 1 घंटे का सफर तय करके अपने घर से अपने ऑफिस तक आऊं, ये जानते हुए भी कि मेरे साथ वहां क्या होगा, ये जानते हुए भी कि जो लोग मुझे जानते हैं मगर समझते नहीं, लेकिन तिरस्कार की नजरों से मुझे देख रहे हैं, ये जानते हुए 8 घंटे 9 घंटे एक ही जगह मेरे लिए बिताना कैसे मुमकिन होगा। ये सब मैंने कहा और उनकी तरफ से मुझे बस एक ही जवाब आया, ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, ऑफिशियल कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे पास आइएगा। इस बात को 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, चीज़ें चेंज नहीं हुई। और वो दिन आखिरी दिन था जब मैंने अपनी जॉब क्विट की और उसके बाद ये डिसाइड किया कि अब जो भी करना है वो अपने नज़रिए से करना है, अपने तरीके से करना है, जहाँ ऐसे लोग हों जिन्हें मुझे ढूंढना ना पड़े, जो मुझे वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे एक इंसान को स्वीकार किया जाता है। उसके बाद मेरी जर्नी कुछ ऐसे शुरू हुई कि मैंने फोटोग्राफी शुरू की। फोटोग्राफी का शौक हमेशा से था, मोबाइल फोटोग्राफी करती थी। तो इसमें सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब एम्स्टर्डम के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से मुझे एक मेल आया, और जैसे कि सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल वगैरह आप डालते हैं, तो किसी एक दोस्त ने अप्रोच किया किसी कंपटीशन के लिए। तो एम्स्टर्डम से मेरे पास एक मेल आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो मेरे फोटोग्राफी की एग्जीबिशन वहाँ लगाना चाहते हैं। एंड उस वक्त DSLR की पिक्स मेरे पास इतनी नहीं थी,
तो मुझे सच कहूँ तो वो मुझे बहुत फेक लगा, क्योंकि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, आपकी एक एग्जीबिशन तक दिल्ली में नहीं लगी है और सीधे एम्स्टर्डम से आपको कॉल आया कि वो अपने यहाँ आपकी एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं। तो मैंने वो इग्नोर किया। फिर मेरे दोस्त ने अप्रोच किया और उसने कहा कि वो सही है, वहाँ पे कॉल करो। इस तरह से शुरुआत हुई एग्जीबिशन। 5 दिन की एग्जीबिशन वहाँ लगी, मुझे स्पॉन्सर किया, मैं अपनी सिस्टर के साथ वहाँ पे गई। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद फिर दुबई, और फिर उसके बाद दिल्ली में 2-3 बार एग्जीबिशन लग चुकी है। तो यहाँ से मैंने फ्रीलांस फोटोग्राफी की शुरुआत की, और मेरी जो क्वालिटी है वो है पोर्ट्रेट और स्ट्रीट फोटोग्राफी। इसी बीच में मैंने बाइकिंग शुरू की। मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, तो वो मेरी सेक्सुअलिटी नहीं पूछते, वो मुझसे ये नहीं पूछते कि तू लड़के की तरह क्यों रहती है, वो मुझसे ये नहीं पूछते। अगर मेरी वॉलपेपर पे मेरी गर्लफ्रेंड का फोटो होता है तो वो ये नहीं पूछते ये कौन है, वो समझते हैं। अच्छा, बहुत सारे दोस्त हैं जो पूछते हैं कि यार तुझे कभी लड़के ने प्रपोज नहीं किया, या फिर किसी लड़के के साथ तू रिश्ता बना के देख, उससे घुलने मिलने की कोशिश कर, उसके साथ बैठ के देख, शायद हो सकता है कि तेरी फीलिंग्स बदल जाए। ओके, तो यहाँ पे मुझे आप सबसे एक बात कहनी है। जिस तरीके से हम मुझसे कहते हैं कि किसी लड़के के साथ घुल के या मिल के देख या बैठ के देख या रिलेशन बनाने की कोशिश कर, हो सकता है तेरी फीलिंग चेंज हो जाए और तू सो कॉल्ड नॉर्मल हो जाए, सो कॉल्ड नॉर्मल। तो मेरा आपसे सवाल है, जो मुझसे ये सवाल करते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ जो आप अपने आप को हेट्रोसेक्सुअल कहते हैं, सो कॉल्ड, आप किसी ऐसे लड़के के साथ, आप किसी लड़के के साथ एक शाम बिता के देखिए, उन्हीं एहसासों को डेवलप करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आप भी बायसेक्सुअल या सो कॉल्ड गे या फिर हेट्रोसेक्सुअल से थोड़े से तब्दील हो जाएं। तो आपको गुस्सा आएगा, आपको कोफ्त होगी, आपको लगेगा कि आपके अस्तित्व पे सवाल किया जा रहा है। नहीं है ना मुमकिन आपके लिए? यही जवाब अब मेरे लिए है, आपका, और मेरा है आपके लिए। तो ये बात कहना छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है मुझे लड़कों ने प्रपोज नहीं किया, यस किया है, लेकिन मेरा लड़कों के साथ हमेशा बर्ताव रहा है कि ब्रो कोड वाला, राइट, कंधे पे हाथ रख के बात करना और मस्ती मजाक करना। कभी उनसे उस तरीके का महसूस ही नहीं हुआ, भाई जैसा महसूस हुआ, दोस्त जैसा महसूस हुआ। एक इंसिडेंट अगर मैं आपको बताऊं तो व्हेन आई वाज इन मीडिया, तो एक लड़के ने मुझे अप्रोच किया था एंड हम लोग अच्छे दोस्त थे। आपको समझ में आ जाता है कि किसकी क्या फीलिंग है, तो आप उसी तरीके से बिहेव करने लगते हैं। तो मुझे धीरे धीरे करके समझ में आ रहा था कि शायद वो थोड़ा सा इन्वॉल्व हो रहा है और शायद थोड़ी सी उसकी लैकिंग है मेरे लिए, उस नज़रिए से, जो मेरे लिए बड़ी ही मुश्किल बात थी, नामुमकिन बात थी। तो एक दिन हुआ कि वो शिफ्ट खत्म होने के बाद हम घर जा रहे थे और उसने मुझे घर ड्रॉप करने के लिए ऑफर किया एंड आई वाज ओके विद दैट। क्यों नहीं होंगी, दोस्त है मेरा। और हम लोग दोनों कार में बैठे हुए थे एंड ही वाज ड्राइविंग एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग लाइक के अच्छा डिम्पल, मुझे कुछ कहना है तुझसे, मुझे कुछ बात करनी है यार, तू शादी के बारे में नहीं सोचती क्या? मैंने कहा अरे यार शादी वादी के बारे में कौन सोचता है, और अभी तो बहुत ज़िंदगी पड़ी है, उम्र पड़ी है। तो बोलते कि यार अच्छा मुझे तुझसे ये कहना है कि मैं तुझे पसंद करता हूँ। आई वाज लाइक हाँ मैं भी तुझे पसंद करती हूँ यार, दोस्त है तू, मेरा जान है। तो बोलता है नहीं नहीं तू समझी नहीं, मैं तुझे उस तरीके से पसंद करता हूँ। मैंने कहा सुन, तू भाई है मेरा, सही कहूँ तो भाई मेरा इसलिए कि तू मेरे लिए भाभी ढूंढना, लड़की नहीं कोई यार, मेरी फीलिंग इस तरीके की नहीं है। और वो इतना शौक था कि उसने स्पीड में गाड़ी रोकी, साइड में लगाई, लॉक किया कार को और मेरी तरफ स्टेयर करने लगा। एंड ही वाज लाइक तुझे पता है तू क्या कह रही है? मैंने कहा हाँ वही जो सच है और वही जो सबको समझ जाना चाहिए, और अगर तेरे अंदर ये सब आ रहा है तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने दोस्त को ना खोऊं और उसको बताऊं कि सच क्या है, इससे पहले कि अगर तू मुझे ना बोले और ये फीलिंग्स और ज्यादा बढ़ जाएं। तो बोलती प्लीज ऐसा मत कर, ये गलत है, तू नहीं समझती, दुनिया को अगर पता चलेगा तो तुझे अलग तरीके से बिहेव करेंगे। मैंने कहा वो तो हो रहा है, और अगर दुनिया को नहीं पता चलेगा तो ये मेरे साथ ज्यादती होगी। अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं हमेशा उसके लिए तैयार रहती हूँ कि मुझे क्या कहना है। तो मैं तेरे साथ टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जो हूँ वो मैंने तुझे आज बता दिया, क्योंकि शायद यही सही टाइम था तुझे बताने का। मैं लड़कियों में इंटरेस्ट रखती हूँ, मेरा जो झुकाव है वो लड़कियों की तरफ है। तो अगर तू मेरा दोस्त है, मेरा भाई है तो ठीक है, अदरवाइज चॉइस इज योर्स। खैर उसके बाद मैंने अपने दोस्त को खो दिया था
और अगर आज मैं यहाँ जोश टॉक के प्लेटफॉर्म पे हूं तो वो भी इसलिए कि मुझे सुनने वाले कान मेरे पास हैं। आप अगर यहां बैठे हैं, आप अगर मुझे सुन रहे हैं, तो उसका मतलब यह कि शायद आप बदलाव को समझते हैं, शायद आप अपनाया जाना समझते हैं, शायद आप ये समझते हैं कि जिन चीजों की समझ हमें नहीं है वो हमें इस प्लेटफॉर्म से मिलेगी। मैं अगर एलजीबीटी कम्युनिटी की बात करूं तो कम आउट का जो इश्यू है ना वो बहुत बड़ा है। बहुत लोग इस टेंशन में रहते हैं कि मैं कम आउट कैसे करूं, मैं बाहर कैसे निकलूं, मैं लोगों को बताऊं कैसे, मैं दुनिया के सामने कैसे आऊं, जो मैं हूं वैसे बन के। कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए। अगर आप शाय हैं, आपको लोगों से बात करने में झिझक होती है, आपको लगता है कि आप अकेले हैं, कोई नहीं है, जल्दबाजी मत कीजिए। टेक टाइम हर चीज के लिए। और उसका सबसे बड़ा पहलू है खुद से मोहब्बत करना। तो अगर मैं कहूं कि दुनिया में कौन है जिसे मुझे थैंक यू कहना है, तो सच कहूं तो शुरुआत मुझे अपने आप से करनी है। मुझे लिखने का बहुत शौक है, आप सबको पता होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हालात आपके अनुकूल हों या ना हों, लेकिन जब आप बैठे होते हैं और कलम आपके हाथ में होती है, आजकल तो फ़ोन का ज़माना है, उन पर नोट्स का, कलम तो बहुत पीछे छूट गई है, तो आप एक एक शब्द करके जोड़ते जाते हैं। तो मैंने भी कुछ जोड़ा है और जो मुझे आपको बताना है। तो कुछ इस तरह से है कि मेरी ज़िंदगी लल्लन टाप थी, लल्लन टाप है और लल्लन टाप रहेगी। और सुन लो जाने मन, तुमसे घंटा कुछ ना उखड़ पाएगा। और ये वो जाने मन है जो अपनी नाक बिना ये जाने हमारी ज़िंदगी में अड़ाते हैं कि उन्हें इस चीज से कोई दिक्कत है या नहीं, ताल्लुक है या नहीं। तो भाई मेरी चाय, मेरी कॉफी, मेरी बुलेट, मेरा स्कूटर, मेरी मर्जी। मेरे बाल सर तक, कंधे तक, घुटने तक या और लंबे, मेरी मर्जी। अगर मेरे बाल छोटे हैं तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मुझसे कहें कि मैं एक लेस्बियन हूं या गे हूं, बुच हूं या स्ट्रेट हूं। ये मेरी मर्जी। जिंदगी की भागदौड़ में थोड़ा सा रुक कर मौसम का लुत्फ लेने के लिए मेरे बुलेट की बैक सीट पर मेरा बॉयफ्रेंड होगा या मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी मर्जी। तो भाई क्यों नाहक परेशान होते हो? उठो, जियो। अगर गिर भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा और उठो, चलो, मगर कभी रुको नहीं। एक इंसान को इंसान की तरह गले लगा कर देखो, अच्छा लगता है। थैंक यू। एक मिनट ठहरिए, वीडियो को बंद मत करिएगा। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप भी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करके अपने करियर और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि एक कॉन्फिडेंट और डायनामिक पर्सनैलिटी के क्या सीक्रेट्स होते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि पैसों से पैसे आखिर कैसे कमाया जाए? अगर इनमें से कोई भी सवाल का जवाब हाँ है, तो जोश टॉक्स के पास हमारे लिए एक सुझाव है। जोश टॉक्स हमारे लिए लाया है जोश स्किल्स ऐप, जहां पर डिटेल्ड और इंटरैक्टिव कोर्सेज के साथ हम विभिन्न टॉपिक्स को समझ सकते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और तो और जोश स्किल्स ऐप पर ऐसे 50 से ज्यादा कोर्सेज हैं जिन्हें देश के जाने माने एक्सपर्ट्स ने बनाया है, और वो हमें डेली वीडियो लेसन्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट्स और पीडीएफ नोट्स के साथ सिखाएंगे। जोश स्किल्स ऐप पर आज 1,20,000 से ज्यादा लोग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कंप्यूटर स्किल्स जैसे अलग अलग विभिन्न टॉपिक्स को सीख रहे हैं और अपने अगले जॉब और अपनी जिंदगी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, अपने करियर गोल्स को अचीव करें और जिंदगी में कुछ बड़ा करें, तो आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और अपने पहले कोर्स की शुरुआत करें। आपसे कोर्स में मुलाकात होगी।